अब बात करते हैं हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप के बारे में। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का मतलब है कि जो हमारी क्रॉप है उसके लिए कितना इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है पानी की। तो यहां पर हम इस तरीके की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है हमारी, उसमें है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए क्रॉप इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्सक्लूसिव ऑफ रेनफॉल required by a crop in a given time period for their normal growth under field condition। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर है कि मान लीजिए कि किसी भी क्रॉप की इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट है एक गिवन टाइम पीरियड में किसी क्रॉप के लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए फील्ड कंडीशन में बारिश को छोड़कर आवश्यक पानी की मात्रा होती है। दूसरा पॉइंट है, इट इंक्लूड्स एवेपोट्रांसपिरेशन नॉट मेट बाई रेनफॉल। इसका मतलब है कि यह जो बारिश है, बारिश द्वारा पूरी नहीं की गई एवेपोट्रांसपिरेशन को शामिल करता है। तीसरा पॉइंट है यहां पर कि इट ऑल्सो इंक्लूड सरफेस रन ऑफ एंड प्री परकुलेशन लॉसेस। तो इसका मतलब है कि यह सरफेस रन ऑफ और परकुलेशन लॉसेस को भी शामिल करता है। तो यहां पर आपने कुछ टेक्निकल वर्ड देखे हैं। तो टेक्निकल वर्ड में जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, सबसे पहले एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे तभी आगे हमारे समझ में आएगा। तो देखिए अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। दो वर्ड होते हैं हमारे पास बेसिकली, एक होता है एवेपोरेशन और एक होता है एवेपोट्रांसपिरेशन। तो एवेपोरेशन और एवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एवेपोरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड लैंड सर्फेसेज। बेसिकली जो एवेपोरेशन या फिर एवेपोट्रांसपिरेशन होता है ना, ये दोनों ही लॉसेज ऑफ वाटर होते हैं। तो एवेपोरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका पॉन्ड्स या फिर कोई सरफेस वाटर है। अब सरफेस वाटर में कुछ भी हो सकता है, आपका पॉन्ड्स भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा पॉन्ड्स है ना। अब यहां पर हमारा सन होगा, यहां पर क्या होगा, सन होगा। जब सन की लाइट डायरेक्ट यहां पर हमारे वाटर पर आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर है उस वाटर पर जो हीट होगा, तो हीट होने की वजह से वो हमारा एवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एवेपोरेशन, या फिर उसी लॉसेस को हम लोग बोलेंगे एवेपोरेशन। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन वो भी लॉस ऑफ वाटर होता है। अब वो लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, प्लांट्स के थ्रू या फिर ट्रीज एंड ग्रास, इनके थ्रू होता है। तो ये जो लॉसेज होता है, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ये आप देख रहे हैं ये प्लांट है। इस प्लांट में, प्लांट के थ्रू जब पानी ऊपर की तरफ जाता है, या फिर पानी हम ये कह सकते हैं कि एक वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये जो लॉसेस था ये एवेपोरेशन का लॉसेस था, और ये जो लॉसेज है ये एवेपोट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एवेपोट्रांसपिरेशन समझ में आ गया होगा। तो एवेपोट्रांसपिरेशन दो वर्डों को मिलकर के बना होता है, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। यानी कि एवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन तो होता है लेकिन ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यानी कि किसी भी एक माध्यम के थ्रू। अब वो माध्यम क्या होता है हमारा, प्लांट्स हो सकता है, ट्रीज हो सकती है, ग्रासेस हो सकती हैं। अब दूसरा, यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सरफेस रन ऑफ, है ना। तो सरफेस रन ऑफ क्या होता है, यह वह पानी है जो हमारा बारिश या फिर हमारा जो इरिगेशन है, इरिगेशन के बाद जमीन की सतह पर बहता है और फिर नहरों, नदियों, तालाबों आदि में जाकर के मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी सरफेस रन ऑफ का मतलब ये होता है कि ये पानी यहां पर फ्लो कर रहा है सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर फ्लो कर रहा है, फिर आगे जाकर के किसी तालाब में जाकर के ये मिल गया, इसी को हम लोग कहेंगे सरफेस रन ऑफ। दूसरा एक वर्ड होता है यहां पर परकुलेशन, जो परकुलेशन लॉसेस बोला गया है। परकुलेशन का मतलब होता है कि ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें पानी मिट्टी के थ्रू, यानी कि सॉइल के थ्रू, वो नीचे, सॉइल के माध्यम से नीचे की ओर बहता है और ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है। ये प्रोसेस तभी होता है जब सॉइल में सफिशिएंट अमाउंट में वॉइड्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा प्लांट है ना, ये रूट है। अब नीचे क्या होगा, सॉइल होगा, हमने यहां पर पानी लगाया है ना अपनी फसल में,
और यहां पर ये सॉइल है, सॉइल के वॉइड्स के थ्रू जब पानी हमारा नीचे ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआईआर। सीआईआर क्या होता है? सीआईआर होता है सीयू माइनस आरयू। अब सीयू क्या है यहां पर और आरयू क्या है? सीयू है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और आरयू यहां पर इफेक्टिव रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप। तो ये दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होता क्या है ना। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर में हम लोग बात करें, एक तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, एक हमारा इफेक्टिव रेनफॉल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इफेक्टिव रेनफॉल की, तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है कि अगर मान लीजिए जिस मंथ में किसी भी किसान को, या मान लीजिए कि मैं ही किसान हूं तो हमें खेती करनी होती है, तो उसी मंथ में बारिश होती है, उसे हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमें नवंबर के मंथ में, है ना, गेहूं की खेती करनी है ना। तो जब हमें नवंबर के मंथ में गेहूं की खेती करनी है और उसी नवंबर के मंथ में बारिश हो गई, तो उसी को हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो किसान जब जिस मंथ में अपना फसल उगाता है और उसी मंथ में बारिश होती है, तो उसी को हम लोग इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। दूसरा होता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो कंजम्पटिव यूज जो होता है ना, ये रिलेट करता है प्लांट से, हमारे किससे? प्लांट से रिलेट करता है। तो एक प्लांट को जो अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग कंजम्पटिव यूज कहते हैं। तो यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी प्लांट को अपनी फुल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग कंजम्पटिव यूज कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, यानी कि सीयू है ये, जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उसमें से अगर हमारी जो इफेक्टिव रेनफॉल हुई है ना, उसको अगर माइनस कर दिया जाए, तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर निकल करके आती है वो हमारा होता है सीआईआर। तो ये डेफिनेशन दे रखी है कि सीआईआर इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी कि कंजम्पटिव यूज नीड्स ऑफ ए क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, अपनी फुल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टर्म है हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है भाई? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है कि हमें अपने फील्ड के लिए या खेत के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि ये हमारा फील्ड है, ये क्या है? फील्ड है। अब फील्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है यहां पे अपने समझने के लिए, और यहां पर क्या किया है कि मैंने अपना जो हमारा बीज है वो हमने जमीन में लगाया है। यहां से हमारा प्लांट स्टार्ट होगा बड़ा होना, तो यहां से बड़ा होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होगा। तो इससे पहले की बात करें, इससे अगर हम पहले बात करें तो हमारी जमीन क्या थी? ड्राई थी यहां पर। तो जब हमारी जो जमीन ड्राई है उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है किसी भी फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर पहले का है उसी को हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, उसकी बात करेंगे पीएसआर की। तो वही हमारा कहलाता है पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, यानी कि फसल को बोने से पहले जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद का जो ये है इसको कहेंगे हम लोग सीआईआर। सीआईआर ये तो था कि सीयू माइनस आरयू, जो इफेक्टिव रेनफॉल था, इफेक्ट जो हमारा कंजम्पटिव यूज था उसमें से हमने इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस कर दिया था, तो वो हमारा सीआईआर था, यानी कि किसी भी प्लांट को जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट था, तो ये सीआईआर था। अब सीआईआर में हम ये पीएसआर की वैल्यू और ऐड कर दें, तो पीएसआर का मतलब है कि प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, जितना भी हमें अमाउंट ऑफ वाटर है उसको ऐड कर दें, तो हमारा एनआईआर होता है। तो उसमें एक वर्ड और आता है, इसको और ऐड किया जाता है एलआर को। एलआर क्या होता है? यहां पर लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट जब हमारा कोई भी, मान लीजिए ये प्लांट था, अब इस प्लांट का यहां पर ये रूट्स होगा। अब इस रूट में क्या होता है कि सैलाइन वाटर इकट्ठा हो जाता है, ये वाला, ये सैलाइन वाटर इकट्ठा होगा। अब इस सैलाइन वाटर को हमें रिमूव करने के लिए रूट से हमें अलग से अमाउंट ऑफ वाटर की कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है।
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। अब इस अमाउंट ऑफ वाटर को जब हम अपनी फसल में लगाएंगे पानी को, तो क्या होगा कि ये जो सैलाइन वाटर था या सैलाइन सॉल्ट था, ये जो सैलाइन सॉल्ट है, ये क्या होगा, जो नीचे हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें जाकर के परकुलेट हो जाएगा, उसमें जाकर के मिल जाएगा। या फिर ये जो हमारा सैलाइन ये था, साल्ट्स था, ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस ड्रेन के द्वारा बह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला बनेगा फिर हमारा ये बनेगा कि NIR इज इक्वल टू CIR, तो ये था ही पहला, और इसमें हमने ऐड कर दिया प्री सोइंग रिक्वायरमेंट PSR और लीचिंग रिएक्शन, तो ये बनकर निकल करके आता है हमारा NIR। इससे आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये है हमारा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब हम प्लांट के पास खड़े होकर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड होता है। ये जो पानी आता है ये फील्ड के हेड से आता है। अगर पानी फील्ड के हेड से आता है तो कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए सरफेस रन ऑफ हो गया, एवेपोरेशन हो गया, सीपेज हो गया, उसी को हम लोग FIR की बात करते हैं। अब मान लीजिए एक, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मान लीजिए ये हमारा फील्ड है ना, यहां पर हमारी क्या है, क्रॉप है, ये हमारी क्रॉप हो गई। अब हम यहां पर खड़े हैं, मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं। अब यहां पर खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। मैं सोच रहा हूं कि मान लीजिए मुझे 100 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो 100 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर आएगा कहां से, ये आएगा हमारा कहीं दूर से, और दूर क्या होगा, वो हमारा फील्ड के हेड से आता है। कहां से आता है, फील्ड के हेड से आता है। तो जब फील्ड के हेड से आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जब मुझे यहां पर 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो यहां से भी मुझे 100 लीटर ही पानी छोड़ना होगा अपने फील्ड के लिए, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं, इस वजह से हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा सप्लाई करना होता है। तो मान लीजिए मुझे यहां से 120 लीटर सप्लाई करना होगा, तब जाकर के मेरे फील्ड में जाकर के 100 लीटर पानी पहुंचेगा। 100 लीटर 120 लीटर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जो NIR है उसमें हम लोग एप्लीकेशन कर देंगे 120 लीटर का। जो हमारा 100 लीटर है, 100 लीटर की जगह हमें 120 लीटर का एप्लीकेशन करना होगा, तो उसी को हम लोग FIR कहेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, NIR को हम लोग डिवाइड कर देंगे नीटा ए से, और नीटा ए क्या होता है, ये होता है एप्लीकेशन इफिशियंसी। और एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होता है मैंने पहले बता चुका हूं मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है वीडियो वो, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नीटा ए होता है बेसिकली, मैं यहां भी बता देता हूं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द कैनाल्स सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कंप्लीट, फुल, है ना। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मान लीजिए फील्ड के हेड से कैनाल के हेड पर जाना हो। अगर मान लीजिए कि ये हमारी कोई भी रिवर थी, फिर कैनाल, फिर छोटी कैनाल, फिर एक छोटी कैनाल, फिर एक छोटी कैनाल, फिर यहां पर आपका फील्ड है। अब मान लीजिए किसी भी कैनाल से यहां से हमें फील्ड के हेड तक जाना है, फील्ड के हेड तक जाना है, कैनाल के हेड से फील्ड के हेड तक जाना है। तो ये आपका कैनाल का हेड हो गया, और ये हमारा फील्ड का हेड हो गया। जब हमारा फील्ड के हेड से कैनाल के हेड तक जाना होता है, तो पानी के कुछ लॉसेस होते हैं। तो पानी के लॉसेस किस वजह से होंगे, कन्वेंस की वजह से। कन्वेंस मतलब यहां से पानी जब यहां तक जाएगा तो उसी को कन्वेंस कहेंगे। तो कन्वेंस की वजह से कुछ लॉसेस होंगे। तो वो जो लॉसेस होंगे, तो वो जब हम FIR को डिवाइड कर देंगे नीटा सी से, तो इफेक्टिव इफिशियंसी से, कन्वेंस इफिशियंसी से, तो कन्वेंस इफिशियंसी के जब हम FIR को डिवाइड करेंगे, तो वो जो निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा हमारा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्रॉप के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा GIR है वो रिलेट किससे करता है, नीटा सी से, यानी कि कन्वीनियंस से। और जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो किससे रिलेट करता है, नीटा ए, यानी कि एप्लीकेशन से। अब हम बात करें NIR की, तो NIR किससे रिलेट करता है, ये आपका करता है
प्री सोइंग रिक्वायरमेंट और हमारा एलआर से। अगर बात करें हम सीआईआर की, तो सीआईआर किससे रिलेट करता है भाई? सीआईआर रिलेट करता है इफेक्टिव रेनफॉल से, है ना, इफेक्टिव रेनफॉल से। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है ए वाटर कोर्स हैज ए कल्चरेबल कमांडेड एरिया of 2600 hectare, out of which intensities for perennial sugarcane and rice crops are 20% and 40% respectively. The duty of these crops at the head of water course are 750 hectare per cumex and 1800 hectare per cumex respectively. Find the discharge required if the peak demand is 120% of the average requirement. इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर मान लीजिए हम बात करें यहां पर एरिया अंडर शुगर केन, है ना, दो फसलों के बारे में बात हो रही है, एक तो शुगर केन और एक राइस के बारे में बात हो रही है। तो एरिया की बात करें हम लोग, तो एरिया अंडर शुगर केन क्या होगा भाई? तो 20% है ये शुगर केन का है और 40% ये राइस का है। तो 20% है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इंटू 2600। तो ये एरिया निकल करके आएगा यहां पर हेक्टेयर में शुगर केन के लिए। उसी तरीके से अगर हम राइस की बात करें तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 2600, ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया है। तो ये इसका एरिया निकल करके आएगा राइस के लिए 1040 हेक्टेयर। अब वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें हम, तो वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है कि 520 डिवाइड बाई 750, है ना। वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब है यहां पर हम लोग डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना। तो डिस्चार्ज की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो डिस्चार्ज की बात करेंगे तो 520 का मतलब है यहां पर एरिया डिवाइड बाई ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई ड्यूटी। तो एरिया कितना है हमारा 520 और ड्यूटी कितनी है इसकी 750। तो ये जो निकल करके आया डिस्चार्ज वाटर रिक्वायरमेंट शुगर केन के लिए 0.693 क्यूमैक्स निकल करके आएगा। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस यानी कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है एरिया अपॉन में ड्यूटी। तो एरिया कितना है हमारा राइस के लिए 1040 निकल करके आया है और ड्यूटी कितनी दे रखी है 1800। अब इज इक्वल टू ये जो वैल्यू निकल करके आएगी डिस्चार्ज की ये 0.578 क्यूमैक्स। क्यूमैक्स का मतलब है मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब शुगर केन इज ए पेरिनियल क्रॉप। शुगर केन कैसा क्रॉप है? एक पेरिनियल क्रॉप है। पेरिनियल क्रॉप के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो पेरिनियल क्रॉप क्या होता है? वो फसल होती है जो एक से अधिक वर्षों तक जीवित रहती है और लगातार उत्पादन देती है, जैसे कि गन्ना हुआ, केला हुआ, ये सब पेरिनियल क्रॉप के अंदर आता है। सो इट विल रिक्वायर थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए हमें जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी इसमें वो थ्रू आउट द ईयर होगी। तो जो टोटल डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज कैरिड बाई वाटर कोर्स, तो टोटल डिस्चार्ज कितना होगा भाई? दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इस वैल्यू को। तो 0.693 प्लस 0.578 ये होगा हमारा आंसर। टोटल डिस्चार्ज निकल करके आएगा 1.271 क्यूमैक्स। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, द पीक डिमांड इज 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट। तो पीक डिस्चार्ज क्या होगा यहाँ पर? पीक डिस्चार्ज की बात करें तो 120% है तो 120 अपॉन में 100 इंटू जो टोटल आया है निकल करके 1.271। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो पीक डिस्चार्ज निकल करके आएगा हमारा 1.525 क्यूमैक्स होगा। यही हमारा आंसर होगा, यही पूछा था।